पाकिस्तान का समाज बहुत ही डिविसिव नज़र आ रहा है, बहुत ही तकसीम है। और इस तरह की जो डिविसिवनेस है वो दुनिया भर में हमें नज़र आती है, अमेरिका में भी नज़र आती है और भी मुल्कों में नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो डिविसिवनेस जिस नहज पे आज हमें नज़र आ रही है वो सिर्फ डिविसिवनेस नहीं है, वो एक नफ़रत भरा समाज है। एक गिरोह दूसरे गिरोह को गद्दार और काफिर कहता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान की जमात PTI ने सभी गिरोहों को करप्ट, गद्दार, काफिर कहना शुरू हुआ। और वही अब जो रवैया है दूसरे गिरोहों में भी नज़र आ रहा है। जो छुरी PTI इस्तेमाल करती है उसी तरह की छुरियां लगता है कि दूसरी सियासी जमातों ने भी अब बिल्कुल तेज़ कर ली हैं। गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं, एक तरफ से फेडरल गिरफ्तारियां बढ़ने का काम है और ये कहा जा रहा है कि आर्मी के ख़िलाफ़ बात करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। जबकि PTI वाले भी यही नैरेटिव बोलते हैं और PTI वाले कहते हैं हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा है और इसके साथ साथ पंजाब है, हम वही इंतकामी कार्रवाइयाँ वहाँ पर भी करेंगे। ये सब कुछ हमने पाकिस्तान में पहले भी देखा है और मुसलसल देखते चले आ रहे हैं। लेकिन जिस नहज पे सूरत हाल आज है उससे ये गुमान होता है कि कहीं मुआशरा बाकायदा सिविल वॉर की तरफ तो नहीं जा रहा। ये है आज की बात का मुद्दा। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं थर्ड ओपिनियन के रूह रवां बैरिस्टर हमीद बशानी साहब। खुश आमदेद बैरिस्टर साहब। मैंने तमहीद में ये कंक्लूड किया कि कहीं पाकिस्तान का समाज सिविल वॉर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। आप मेरे कमेंट्स को कैसे देखते हैं सर? देखें जी, ये आपके कमेंट्स तो हकीकत हाल की जो है वो एक तरीके से अक्कासी करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हाईली डिवाइडेड सोसाइटी है। और ये जो आपने मिसाल दी कि पूरी दुनिया में डिवाइडेड होती है, ओपिनियंस होती हैं, डिफरेंट शेयर्स ऑफ ओपिनियन, लेकिन इनमें जो है ना वो जिस तरीके का एक तूफान बदतमीजी जिसको आप कहते हैं आया है, जो कि एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया है जैसे ये सियासत नहीं बल्कि कोई मैदान जंग है। और ये किसी मैदान जंग की आखिरी लड़ाई है जिसमें जो है वो फतह या शिकस्त का फैसला जो है वो आज ही होना है। एक तरीके से आप यूं समझ लेंगे खौफनाक किस्म का जो है एक जो माहौल है और एक जंगी जुनून टाइप किस्म का माहौल है जिसमें ना कोई अखलाकियात है, ना ही कोई जो है वो जो उसूल व ज़वाबित होते हैं। कोई पॉलिटिक्स के एक तो होते हैं जो ट्रेडिशनली एक रवायती तौर पे किसी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, सोसाइटी की अखलाकियात में मौजूद होते हैं, उनको तो एक तरफ रखें। लेकिन जो बाकायदा कोडिफाइड किस्म के लाज हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन में और जो इस तरह की चीज़ों में जो है बाकायदा मौजूद हैं कि आपने किस तरीके से क्या करना है और क्या नहीं करना, वो सारे का सारा जो है उसको वायलेट किया जा रहा है। तो जाहिर है कि ये सिचुएशन जो है वो बहुत ही एक ख़तरनाक है। इसको अगर आप सिविल वार में और इसमें क्या फ़र्क होता है, सिविल वार की भी आप डेफिनेशन देखें तो बुनियादी तौर पे इसमें फ़र्क सिर्फ इतना रह गया है कि ये जो लोग एक दूसरे के जो है वो गले पड़ रहे हैं सुबह शाम मुख्तलिफ तरीक़ों से, इसको थोड़ा सा जो है एक वायलेंट टर्न अगर मिल जाए तो ये सिविल वार ही होती है। सिविल वार का मतलब होता है कि कहीं भी इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में अगर 1500 आदमी भी जो है वो लड़ाई में मसरूफ़ हो जाते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ फिज़िकल, तो वो एक तरह की सिविल वार बन जाती है। और ये कैफियत यहाँ एक अरसे से जो है वो मौजूद है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये एक्सपोज करता है जो पॉलिटिशियंस की इनएबिलिटी है टू लर्न द लेसन और इनएबिलिटी जो है वो चीज़ों को हैंडल करने की, कि बार बार जो है जैसा कि आपने कहा कि आपने पहले भी इस तरह के हालात देखेंगे पाकिस्तान में। आप बहुत ज़्यादा पीछे अगर ना जाएं तो ये सिर्फ 70s में आप देख लें कि जब बांग्लादेश की सिचुएशन बनी थी 71 में, तो उस वक्त जो है वो किस तरह की एक सिचुएशन थी जिसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो कितनी बड़ी आपको सिमिलैरिटी नज़र आती है कि एक तरफ जो है वो एक पार्टी थी जिसने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ले ली थी असेंबली में,
दूसरी तरफ एक पार्टी थी जो बनी बुनियादी तौर पे इस उसूल पर थी कि जी एक डेमोक्रेटिक सेटअप की हमें ज़रूरत है, अवाम का जो है वो आके हुक्मरानी है और अवाम डिसाइड करेंगे, और अवाम ने वोट के ज़रिए उनको कुछ सीटें दी थी। लेकिन जब एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उस पार्टी ने जो है वो एक ऐसा स्टैंड ले लिया कि उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत में जो है वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं इक़्तिदार पे। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की मैच्योर इलेक्टेड किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि बाकायदा जो है वो मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ और जबर के ख़िलाफ़ और आमरीत पसंदी के ख़िलाफ़ एक रद्द अमल के तौर पर मुनज़्ज़म हुई हूँ, और जिनकी लीडरशिप बड़ी इनलाइटेंड किस्म की हो, स्ट्रगल में आगे आई हो और उनको डेमोक्रेसी का, पीसफुल स्ट्रगल का, इन सारी चीज़ों का पता हो, लेकिन इक़्तिदार की बात जब आए तो वो आके एक दूसरे के साथ इस तरीके से जो है खूनी किस्म के तसादम में आने के लिए तैयार हो जाएं, जो कि हुआ। और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो आपके सामने आया कि हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो बेचारे बेगुनाह मारे गए, कत्ल हुए, औरतों की असमत दरी हुई, ये सारा प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आए, जिसके नतीजे में बिलाखिर जो है वो बांग्लादेश की लिबरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। लेकिन उसमें आप ये देखेंगे ये बिल्कुल जो है इन आज की जो दो पार्टियां आपस में एक तरीके से मुतसादम हैं, इनकी निस्बत वो पार्टियां कहीं ज़्यादा मैच्योर थी, उनका पॉलिटिकल कार्डर कहीं ज़्यादा मैच्योर था, उनके नज़रियात में बहुत ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी थी। लेकिन इसके बावजूद इक़्तिदार के नाम पे उन्होंने जो रद्द अमल दिया और जिस तरह का एक्शन किया वो बहुत ही जो है वो इमैच्योर और एक तरीके से अनएक्सप्लेनेबल है। जिसका दूसरा मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो लोगों की एक नफसियाती तश्कील है वो इस तरह की है कि यहाँ पे सियासत को एक तरह की अना की और अना परस्ती की और एक जंग की कैफियत के तौर पर जो है वो डील किया जाता है। और जो आज भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल यही कैफियत है जी। इस वक्त प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में जितने स्टेक होल्डर हैं, छोटी से छोटी पॉलिटिकल पार्टी से लेके बड़ी से बड़ी तक, सब इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। ये जो आपने नक्शा खींचा है कि कोई इस पोजीशन में है कि वो सेंटर में किसी को जो है वो अरेस्ट कर सकता है, कोई प्रोविंस में कर सकता है, कोई कहीं रास्ता रोक सकता है, कोई कहीं रुकावट खड़ी कर सकता है, तो ये क्या है कि हर स्टेक होल्डर के पास कहीं ना कहीं कोई पावर बेस है। तो एज लॉन्ग एज उसका वो पावर बेस मौजूद है और उससे वो इक़्तिदार के मज़े लूट रहा है, तो वो जनाब उसको उसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आती, उसमें कोई धांधली, उसमें कोई नाइंसाफ़ी, उसमें कोई इस तरह का उनसर उनको नज़र नहीं आता। लेकिन दूसरे की जब बात हदूद शुरू होती हैं तो उसमें सब कुछ उसे जो है वो बिल्कुल एक जालमाना और जाली और फेक और इस तरह की चीज़ें जो है नज़र आती हैं। ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी कैफियत है जहाँ पे आप आके हर तरह की अखलाकियात और उसूलों से बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं और आप सिर्फ जो है वो एक चीज़ पे इंसिस्ट करना शुरू हो जाते हैं कि अगर इक़्तिदार मेरे पास है तो सब बिल्कुल ठीक है, इस मुल्क में ना कोई ख़राबी है, ना इसमें कोई क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ना इसमें कोई वायलेशंस हो रही हैं, ना इसमें कोई इकनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ना इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो ही जो है वो इक़्तिदार आपके हाथ से जो है वो थोड़ा सा सरका तो वो आपको नज़र आता है कि यहाँ तो जहाद जो है वो वाहिद ऑप्शन है और उसके अलावा यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये की सिचुएशन है जनाब इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो बड़ी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर रही है। देखिए बशानी साहब, आपने ज़िक्र किया बांग्लादेश का बनने का जो प्रोसेस था वो फिर भी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, और अब सूरत हाल ये है कि कोई नेशनलिज्म की मूवमेंट नहीं है। और इस वक्त अगर हम जो आज की पॉलिटिकल डिविसिवनेस है उसका मुकाबला 1988 की बेनज़ीर साहबा की पहली गवर्नमेंट और फिर उसके बाद 1990 के जो हालात हैं, सरकारें बनती थीं, 2.5-3 साल बाद टूटती थी, और वही होता था कि पंजाब में प्राइम मिनिस्टर का जाना सेफ़ नहीं होता था, क्योंकि पंजाब दूसरी साइड पे होता था, प्राइम मिनिस्टर दूसरी तरफ होता था या होती थी बेनज़ीर की सूरत में। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो इदारों को भी उसमें बहुत बुरी तरह घसीट दिया गया है। यानी अब तो ये हाल है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर की जो फाइट थी, मैं ये कहना चाहूँगा कोट अनकोट, जो हमें नज़र आ रही थी कई सालों से, चाइना,
अमेरिका की सपोर्ट की वजह से जो आर्मी भी डिविसिव थी वो भी अब उभर के सामने आ गया। आपने गौर किया होगा कि जनरल हमीद की फैज़ हमीद की ट्रांसफ़र फिर पेशावर से बहावलपुर कर दी गई, जिसका मैसेज ये है कि पेशावर में KPK की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे KPK के सबसे अहम कोर कमांडर को वहाँ से उठा के उधर भेज दिया गया। यानी अब ये जो रिफ्ट है ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर नहीं रही, हमें इदारों के अंदर भी नज़र आ रही है। ये सूरत हाल बशानी साहब पहले नहीं थी कि इदारों की रिफ्ट इतनी ज़्यादा नुमायाँ हो जाए। ये क्या मैसेज है? देखें जी, ये तो गुज़श्ता 2-3 सालों से जो पॉलिटिक्स चल रही है वो तो ये मैं समझता हूँ कि उसका मंतकी इंजाम है, चूँकि गुज़श्ता 2-3 साल से हर पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश ये है कि वो किसी न किसी तरीके से इदारों को अपने हक में इस्तेमाल करे। अपने हक में इस्तेमाल करने से मतलब ये है कि पावर ग्रैबिंग का जो ख्वाहिश है किसी की भी पॉलिटिशियन की, उसमें जो है वो इदारे उसके साथ खड़े हों, और इस पे भी वही उसूल अप्लाई होता है कि अगर उसके साथ खड़े हैं या उसके इवन एजेंडे का हिस्सा बन के तो पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करते हैं या इंटरफेरेंस करते हैं, जो कि अनवारंटेड और अननेसेसरी किस्म की इंटरफेरेंस है, तो उस सूरत में वो फरिश्ते हैं और बहुत एक पेज पे हैं और अजीम लोग हैं। लेकिन अगर वो किसी तरीके से भी उसकी जो अपना जो पावर ग्रैबिंग का सफ़र होता है या कोशिश होती है उसमें अगर उसके साथ खड़े नहीं हैं तो उनको फिर जो है वो उसी तरीके से तनकीद का और ज़बरदस्त किस्म के हमलों का जो है वो निशाना बनाया जाता है। तो ये एक तरफ से नहीं हो रहा, बल्कि ये दोनों तरफ से, बल्कि जो भी 4-5 तरफ से जो भी काबिल ज़िक्र किस्म के पॉलिटिकल ग्रुप हैं वो इस प्रोसेस के अंदर सबकी अपनी अपनी कोशिश है कि वो इदारों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं या पर्सन हैं या ओहदे हैं उनको जो है उनका वेट अपने हक में किस तरीके से इस्तेमाल करें। और इसमें इस कदर जो है वो डिटाई आप कह लें कि हद क्रॉस कर दी गई कि इवन फेक तौर पे ये शो करने की भी कोशिश होती रही दरमियान में कि जी फ़लाँ साहब हमारे साथ हैं और फ़लाँ हमारे हमदर्द हैं, और इस तरह के बयानात दिए जाते रहे, यहाँ तक कि इदारों को भी बाज़ औक़ात जो है उसकी तरदीद करनी पड़ी और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंटरनल क्लैश थी जो कि एक अरसे के बाद एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई कि इनके अंदर जो तज़ादात थे वो भी खुल के सामने आ गए, और उसके नतीजे में जो है वो अब ये सिचुएशन बन गई है कि कोई अगर ऑफिसर चेंज होता है तो पूरे अवाम को और यहाँ तक कि ले मैन को और आम आदमी को पता चल जाता है कि इस आदमी के तब्दील होने की वजह से फ़लाँ पार्टी पे ये असरात पड़ेंगे और इस आदमी के तब्दील होने की वजह से फ़लाँ पार्टी पे ये असरात पड़ेंगे। जिसका मतलब ये है कि ये जो एक अरसे से हम सुन रहे हैं जी कि पाकिस्तान मिलिटरी न्यूट्रल हो गई है और उसने कहा है कि हमें सियासत से बाहर रखा जाए वगैरह वगैरह, तो जब सूरत हाल इस हद तक पहुँच जाए कि एक जो है ओहदेदार की तब्दीली से अवाम ये बताना शुरू हो जाएं कि अब इस पार्टी के साथ ये होगा, तो इसका मतलब ये है कि अब ये इम्पॉर्टेंट ओहदेदार आइडेंटिफाई हो रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के साथ, जो एक तरीके से हाईली पॉलिटिकल हो गई है इंस्टीट्यूशन। तो इस हिसाब से अब इसको मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जोक है कि ये न्यूट्रल है या इसके अंदर कोई इस तरह की इम्पार्शलिटी है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इसके बरक्स सिचुएशन है, और ये चीज़ इंडिकेट करती है कि ये जो एक तरह की अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत एक अगले स्टेज पे जा रहा है, जहाँ पे जो जो पार्टियाँ इन पे तकिया करती हैं वो भी अपनी सर्वाइवल के लिए आखिरी कोशिश कर रही हैं, और ये जो ओहदेदार भी जहाँ जहाँ अपना इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए आखिरी दाव भी लगाने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक नेचुरल बात भी इसलिए है कि जब आप इस तरीके से जिन इदारों का जो काम नहीं उनको उसमें घसीटेंगे, मसलन आप फौज को जो है वो पॉलिटिक्स में घसीटेंगे या पुलिस को जो है वो सियासी मुखालफिन को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या जजेस को जो है वो इंसाफ के बजाय नाइंसाफ़ियों पे मजबूर करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर उसमें एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि वो बजाय एक इंडिपेंडेंट इदारों के या पर्सनालिटीज़ के वो तो आपके पार्टी वर्कर हो गए, और जब पार्टी वर्कर हो गए तो फिर आपके जो पार्टी इंटरेस्ट है वो उनको सर्व करने के लिए जाहिर है कि सामने आना पड़ता है, या अगर वो सामने नहीं भी आते तो उनके एक्शंस, उनके थिंकिंग से और उनके तमाम जो है वो हरकत व सकनात से
लगता है कि ये जनाब इस तरह का काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि यही एग्जैक्टली ये पोजीशन है इस वक्त। ये जो तकसीम का अमल है, और इसमें सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तान में एक भी काबिल जिक्र स्टेक होल्डर जो है इस वक्त इक़्तिदार से बाहर नहीं है। सब जो है वो बांट बरत के जो है वो खा रहे हैं, अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं, और उसी की बुनियाद पे फिर शोर भी डाल रहे हैं कि दूसरे ने ज़्यादा खा लिया या उसने ज़्यादा स्पेस ले ली और मुझे कम मिल गई, और धमकियां और ये सारा जो है रवैया अख्तियार कर रहे हैं, जो एक अनार्की की सिचुएशन, एक कैओस की सिचुएशन को जो है वो जाहिर करता है। आपने कहा कि पाकिस्तान में जो महाजराई है वो अब अपनी इंतहाओं को छू रही है, और इदारों की जो पोजीशन है या इदारों की जो ड्रैगिंग इन है, उनको जो घसीट के लाया जा रहा है इन मामलात में, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कोशिश कर रही हैं कि ये तासर दें कि जो इम्पॉर्टेंट अफसर हैं, यानी ख़ास तौर पर आर्मी जर्नल, वो कितने किसके साथ हैं और कितने किसके साथ नहीं हैं। तो इस सारी महाजराई में बशानी साहब, आपको आफ्टर ऑल इन पॉलिटिकल ग्रोहों में जीतता कोई नज़र आ रहा है, या जीत किसी की नहीं है, सभी की हार है? क्या सूरत हाल है? नहीं, ये हार और जीत का तो अभी जो है यही तो प्रोसेस है जिसके अंदर ये सारी, मैंने कहा कि अपने अपने तौर पे आखिरी जोर लगा रहे हैं, और इसके लिए अगले 5-6 महीनों में ज़ाहिर है ये डिसीजन हो जाएगा। और डेफिनेटली ये डिसीजन अब ज़ाहिर है अवाम के थ्रू ही होगा, और अवाम को भी चूँकि अब काफ़ी हद तक जो है ये सारी मैनिपुलेशन के बावजूद मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक लोगों के शऊर में भी इजाफा हुआ है। इसलिए जो वोटिंग प्रोसेस होगा वो किसी वक्त, तो इससे कोई बहस नहीं कि नवंबर में होता है या अगले साल होता है या 6 महीने बाद होता है। मेरे ख्याल में वही पॉइंट होगा जहाँ पे जाके तो ये एक फाइनल इसका जो आउटकम है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट का वो सामने आएगा, और उस वक्त कोई अगर अवामी मैंडेट लेके जो सामने आती है कुव्वत, मेरे ख्याल में वो इस पोजीशन में होगी कि वो सिचुएशन को थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल करे। लेकिन इसमें एक बात तय है कि जो लोग ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो इनविजिबल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस से जो है वो निकल गई है, और यहाँ पे अब कोई इंडिपेंडेंट या कोई इस तरह की सियासत हो गई है। हालांकि दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो इदारों को अपने अपने तरीके से गालियां दे भी चुके हैं और दे भी रहे हैं, और ये प्रोसेस जारी भी है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये स्टिल ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सारी मखालफत और ये गाली गलोच के बावजूद अभी तक पॉलिटिशियन जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं, उनमें से बाज जैसे कि उनको अब भी जो है एक सरपरस्ती, बल्कि जिसके लिए प्रॉपर लफ्ज़ में कहूँगा बेबी सीटिंग की ज़रूरत है। और वो अभी तक अपने आप को जो है जो ग्रो अप होना होता है, जिसको कहते हैं ना कि आप उनको आउट ग्रो करना, किसी शेडो को या किसी इदारे के इन्फ्लुएंस को या किसी पर्सनालिटी के इन्फ्लुएंस को, उसके लिए खुद ही तैयार नहीं है। उनके अंदर खुद ही इस तरह की एहसास कमतरी है। जो वहाँ का अपने आप को सबसे जो है वो पॉपुलर पॉलिटिशियन कहता है, और जिनको दावा है कि वो हिस्ट्री का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन है, वो एक फ़र्द वाहिद किसी इदारे के सरबराह या किसी इदारे के सेकंड रैंकिंग ऑफिसर की आशीर्वाद या उसकी नाडिंग की तरफ देखता है, और उसके लिए वो सारी कैंपेन चलाता है, और जलसों और जुलूसों में और हर जगह पे इस बात का इजहार करता है कि जी ये लोग जो हैं गैर जानबदार कैसे हो गए, हमारे साथ क्यों नहीं। तो जब ये सिचुएशन होती है तो उसमें जाहिर है फिर आप अब ये इदारे को फरिश्ते तो हैं नहीं ना, उनके तो इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं पूरी पॉलिटिक्स के साथ और पूरे मामलात के साथ। और जब आप खुद उनको इतनी बड़ी स्पेस देने के लिए, बल्कि स्पेस में घसीटने के लिए तैयार हैं, तो उस सूरत में जाहिर है कि ये तवक्को रखना कि वो किसी तरह की कोई गैर जानबदारी करेंगे या कोई इस प्रोसेस से अपने आप को अलग रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो है वो बेवकूफ़ी है। इस सारे तनाज़ा में या महाजराई के इस नए फेज़ से गुज़रते हुए इमरान ख़ान का ये कहना कि वो पाकिस्तान को ग़ुलामी से, यानी गैर मुल्की ग़ुलामी से निजात दिलाएंगे, अगरचे फ़ॉरेन फंडिंग केस में उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि वो फ़ॉरेन फंडिंग ली है उन्होंने, और इसके साथ साथ वो फ़ॉरेन ग़ुलामी कोट अनकोट से
पाकिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे उनके पुराने भी बहुत सारे वीडियो क्लिप्स घूम रहे हैं जिसमें वो आज से 10, 12, 13 साल पहले भी ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को गैर मुल्की ग़ुलामी से निजात दिलाऊंगा। इससे इमरान खान की क्या मुराद है, आप क्या समझते हैं? नहीं, इससे मुराद क्या है जनाब, ये बिल्कुल क्लियर किस्म की चीज़ है जो आपके सामने है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनका जो तर्ज अमल था 3-3.5 साल का तर्ज अमल, और ये आलमोस्ट फुल पीरियड ही है। जो कुछ आपने 3.5 सालों में करना होता है वो नहीं कर सकते तो 1.5 साल में आप क्या कर सकते हैं। इसलिए ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि उनको निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने जो अपना ट्रू कलर है और जो ट्रू फेथ है और ट्रू स्ट्रगल है उसको तो उन्होंने 3.5 साल में जो है वो जाहिर कर दिया। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी तरीके से किसी हुक्मरान से इस तरीके से मुख्तलिफ नहीं रहे हैं कि उन्होंने जो फॉरेन फोर्सेस के से कर्जे मांगना, उनके सामने जाके कशकोल लेके खड़ा होना, उनके दरवाज़ों पे दस्तक देना, बल्कि उन्होंने तो ये हदें तक क्रॉस की जहाँ जाके उनकी ड्राइवरी तक की और उनको जनाब हद से ज़्यादा प्रोटोकॉल और गैर ज़रूरी किस्म की खुशामद जो है की, जो कि बहुत रेयर है। तो इस हिसाब से दूसरी तरफ अगर वो अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक़ के हवाले से देखें तो उनको इस बात पे फ़ख्र है कि ट्रंप ने उनको वाइट हाउस में जो है वो बहुत अच्छा रवैया इख्तियार किया था और ट्रंप के साथ उनका बहुत बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। तो जिसका मतलब ये है कि उनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, चूँकि ट्रंप भी तो ज़ाहिर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ट्रंप जो है वो एक अजीम तरीन आदमी लगता है और उसके साथ ताल्लुक भी आपको अजीम तर लगते हैं, और आप बार बार इस बात का इज़हार करते हैं कि हमारा और अमेरिका के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, और आप अपनी जो है वो ज़िंदगी के बड़े से बड़े डिसीजन जो हैं वो उनके सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं, जिसमें कि कश्मीर इशू पे ट्रंप की सालसी का जो मामला था और ये सारी चीज़ें थी, और एक मुलाकात को वाइट हाउस में जिसमें थोड़ा सा मुस्करा के तो आपका इस्तकबाल कर दिया गया, उसको आप जो है वो 92 का वर्ल्ड कप जीतने से भी बड़ी कामयाबी करार देते हैं। तो इससे आपकी एहसास कमतरी और आपकी जो टोटल एटीट्यूड है टूवर्ड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप हज़ार तकरीरें करते फिरें कि हम गुलामी से, जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आपका एटीट्यूड ये है तो आप जो है वो जब इक़्तिदार से आपको बाहर निकाला जाता है तो आप बात करते हैं, तो जाहिर है इसको कोई भाई नहीं करेगा। और यही वो तज़ादात हैं जो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि कोई भी किसी भी तरीके से ये अगर पूरी ज़िंदगी अनलेस के पाकिस्तान के लोग ये कसम खा लें कि हमने जो है वो किसी भी तरीके से अक्ल के नाखुन नहीं लेने, अदरवाइज इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता कि आप जो है ऐसी ऐसी बातें करें कि आप एक पंजाबी सियासतदान को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दें और मीडिया पे और ऑन रिकॉर्ड और ऑन वीडियो, और उसके बाद आप तब्दीली की कस्में उठा के तो तब्दीली के नाम पे उसी शख्स को पंजाब की सबसे बड़ी पोजीशन दे दें। तो फिर आप मुझे बताएं कि इससे बड़ा तज़ाद आपकी शख्सियत में या आपकी सोच में, आपके ख्यालात में और आपके अमल और सोच में जो एक तज़ाद होता है, इससे बड़ा जो है वो आप क्या हो सकता है। उसके अलावा आप मतलब बाकी चीज़ें देख लें, अभी जो रिसेंटली जो सिचुएशन हुई है, जो उसके बाद पंजाब में जो तब्दीलियां आई हैं, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ का आप इससे देख सकते हैं कि बात करने में और उसमें जो है वो कितना बड़ा फ़र्क है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये जो है वो उनको मेरे ख्याल में ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। ये जो है आपने फॉरेन फोर्सेस से आज़ाद कराना है, लेकिन कर्जा लेने के लिए आप सऊदी अरब भी जा सकते हैं, अमेरिका के टेलीफोन का भी 2-2 साल इंतज़ार कर सकते हैं। इसी तरह आपने जो है वो तब्दीली लानी है, लेकिन तब्दीली के नाम पे जो सिंबल हैं डराने के, जो तब्दीलियों के ख़िलाफ़ खड़े होने के सिंबल हैं, उन्होंने उन लोगों को आपने इक़्तिदार की खातिर ले आके तो आगे खड़ा करना है। तो ज़ाहिर है फिर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि ये सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए, उनको जो है वो मैनिपुलेट करने के लिए आप रिलीजन का नाम लेते हैं, नेशनलिज्म का नाम लेते हैं, और ये तारीख में बिल्कुल ये कोई सीक्रेट नहीं या कोई बहुत बड़ी ब्रेन स्ट्रॉमिंग के नतीजे में उन्होंने ये बात कोई राज दरियाफ्त नहीं किया है। ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी हुक्मरान अपनी पॉपुलैरिटी को
खो देते हैं, कम हो जाती है, तो वो रिलीजन के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे, या फॉरेन कुव्वतों और मुल्कों के नाम पे जो है, दुश्मनी के नाम और हेटर्ड के नाम पे जो है लोगों को इर्द गिर्द जमा करते हैं। यही वजह है कि ये जो बार बार दावा हो रहा है कि जी 6 महीने पहले तक ये साहब जो है वो बिल्कुल एक अनपॉपुलर किस्म की शख्सियत बन गए थे, और इस हद तक अनपॉपुलर शख्सियत बन गए थे कि कोई भी शख्स इनकी पार्टी के आइंदा इलेक्शन में टिकट लेने के लिए जो है वो तैयार नहीं था। तो उसके बाद जब इनको निकाला गया तो इन्होंने अवाम में कोई ऐसा जादू बिखेरा कि ये जो है पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर जो है वो लीडर बन गए। तो वो जादू क्या था? रिलीजन, जिसका उन्होंने खुद तस्लीम किया, रिलीजन का तड़का, नेशनलिज्म का तड़का, और ये जो है एंटाई इंपीरियलिज्म के नाम पे और गैर मुल्की कुव्वतों के खिलाफ जहाद और पाकिस्तान की आज़ादी और इस चीज़ के नाम पे जो है वो लोगों के में पॉपुलैरिटी जो है वो गेन की, जो कि एक बहुत ही घिसा पिटा और आजमोदा कार और एक पुराना जो है वो टैक्टिस है। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं बोलना चाहिए कि जिन जिन मुल्कों में ये टैक्टिस यूज़ किए गए, ये स्लोगन यूज़ करके पॉपुलैरिटी गेन की गई, उन लोगों का हशर बहुत बुरा हुआ। चूंकि ये बुनियादी तौर पे सारे नेगेटिव फीलिंग्स हैं, सारे नेगेटिव किस्म के जो है वो सवरात हैं और नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं, जो कि बिलाखिर आपको जो है इनका फॉल आउट जो होता है वो आपके लिए बर्दाश्त करना और उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, और यही इनके साथ होगा, ये बात आप याद रखें। जी बशैर साहब, बहुत सारी अहम बातें आपने की। हमने दुनिया की पॉलिटिक्स में ये भी देखा और आज भी देखते हैं कि जो कुव्वतें या जिन जिन ममालिक में जो पॉलिटिकल पार्टियां एक ख़ास तरह के नेशनलिस्ट या रिलीजियस कार्ड्स प्ले करते हैं, अगर वो अपनी ग्राउंड्स पे ना हों, जैसे कि पाकिस्तान की सूरत हाल में, तो फिर वो बहुत ही बुरी सिचुएशन उन माशरों की बनती है। इमरान खान के हवाले से उनकी शख्सियत हो, उनकी सियासत हो, उसमें बेतहाशा तज़ादात नज़र आते हैं। आपने ज़िक्र किया कि 6 महीने पहले वो इंतहाई अनपॉपुलर हो गए थे, लेकिन अब वो अपने इस बयानिए से कि जी वो गैर मुल्की जो इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म करेंगे, ग़ुलामी को ख़त्म करेंगे, तो मुझे ये बताइए कि उनके इस नरेटिव को वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यहाँ के नेशनलिस्ट हैं, वो क्यों नहीं समझते कि ये जो गैर मुल्की ग़ुलामी कोट अनकोट का जो इमरान खान का कॉन्सेप्ट है ये बहुत खोखला है। और ख़ास तौर पर वो पाकिस्तानी, जैसे पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग, आप और मैं और बहुत सारे लोग जो इन मुल्कों में रहते हैं, हमें पता है कि वो गैर मुल्की ग़ुलामी का वो वाला वर्जन नहीं, या दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, एक दूसरे के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। तो इस नरेटिव की पॉपुलैरिटी उन पाकिस्तानियों में जो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, और इवन इमरान खान के सपोर्टर जो पाकिस्तान में हैं, वो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, यानी कोट अनकोट पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें फिर एकदम से क्यों पॉपुलर हो रहा है? देखें जी, बाहर बैठे हुए जाहिर है लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस बात को समझती है कि ये एक फेक किस्म की आइडियालॉजी है। चूंकि एक तो आइडियालॉजी होती है ना जो आप यूज़ करते हैं, एक दुनिया में नाउन किस्म की एंटी इंपीरियलिस्ट आइडियालॉजी है, जिसकी बुनियाद पे दुनिया में बहुत आथल पाथल हुई, इनकलाब आए, खून खराबा हुआ, ये सारी चीज़ें जो है नेशन स्टेट्स बनी, तख्ते उल्टे गए, ये सारे मामलात हुए। एक तो वो पूरी एक आइडियालॉजी है, तो उसको जिन लोगों ने हमारे सामने यूज़ किया वो आपके सामने है। एक तो ये है कि आप इस आइडियालॉजी में से किसी चीज़ के भी हक में ना हों, लेकिन आप इसके तसव्वुर को महज यूज़ करें। कॉन्सेप्ट जो है अगेंस्ट द फॉरेन फोर्स जो कंट्रीज़ हैं उसको आप यूज़ करें, लेकिन उसके एसेंस की तरफ ना जाएं। मसलन आप जो है वो ये कहें कि हमें जी गैर मुल्कों से आज़ादी लेनी है, लेकिन आपके पूरे आइन में, मंशूर में, एक्टिविटीज़ में, प्रोग्राम में कहीं भी अपने मुल्क की माशी आज़ादी का सवाल जो है उसका कोई जवाब मौजूद ना हो कि आखिर हम ऐसा कौन सा काम करेंगे कि जिसकी वजह से हम माशी तौर पे खुद कफील हो जाएंगे और हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या बरतानिया या सऊदी अरबिया या चाइना या किसी मुल्क पे जो है वो डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। अगर इनमें से कभी एक दफ़ा भी किसी लीडर ने कोई बात की हो तो आप सामने रैकेट पे है वो निकाल के ले आएं। जब आप ये बात किए बगैर कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होंगे,
आपका मालियाती ढांचा क्या होगा और आपका सोशियो इकोनॉमिक सेटअप क्या होगा, जिसको बुनियाद बना के तो आप जो है वो बैरूनी ममालिक के खिलाफ एक मास खड़ा करके तो अपने मुल्क को माशी और सियासी खुद मुख्तारी देंगे। जब ऐसा कोई एजेंडा है ही नहीं, तो फिर जाहिर है कि सीधी सीधी बात है कि ये लोगों के जज्बात से खेलने वाली बात है। और ये वही बातें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है जिसको कहते हैं कि एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, जिसको आप कहते हैं, उस पे पहुंचा। और एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचा कि जहां आपके जो है जो इकदार में बैठे हुए हैं और जो इकदार के लिए फ्रंट रनर्स हैं, वो दोनों जो है वो बार बार इसी एक बात का इजहार करते हैं जी कि पाकिस्तान या बैंकरप्ट हो चुका है या होने वाला है, हम या डिफॉल्ट हो चुके हैं और होने वाले हैं। और आपका ख्वाब इस वक्त ये है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर, यानी जिसके खिलाफ आप महाज बनाने के ख्वाब देख रहे हैं और फेक थ्योरियां पेश कर रहे हैं, वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलके आपको $8 बिलियन दे दे। इस पे मैंने कहा था कि ये वो दौर है कि जिसमें कुछ अमरीकी जो हैं वो फनकार और अदाकार और बिजनेस पीपल और कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ के ज़ाती बजट जो हैं वो इससे एक्सीड करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी और मौत जिस पे डिपेंड करती है कि आपका क्या मुल्क सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। इस बात का फैसला जो है आप 2-4 मिलियन से लेके तो 8-10 मिलियन तक कर रहे हैं। और नौबत इस हद तक पहुंच चुकी है कि इस प्रोसेस में आपको 75 ईयर्स होने वाले हैं। और अभी आप गालिबन कुछ दिनों बाद जो है वो सेलिब्रेशन आज़ादी की और इस तरह की एक ऐसे मौके पे कर रहे हैं जब आपके पास ऑप्शन ये है कि हमने बैंकरप्ट होना है या नहीं होना। और अगर नहीं होना है तो उसके लिए किस किस की करम फरमाई और किस किस की जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो मेहरबानी की ज़रूरत है। आप ये इसको ज़रा देखें। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, अवाम जो कंपेयर करते हैं कि इस वक्त इंडिया ज़ाहिर है यही 75 जो है वो अपना सेलिब्रेट करेंगे, तो उस मौके पे ज़रूरी नहीं कि ये दुरुस्त खबर हो, लेकिन ये एक आइडिया है कि उन्होंने अपनी एक फुली जो है वो इलेक्ट्रिक कार जो है उसको लॉन्च करना है कि जी ये कार हमने बना दी है, ये हमारी अचीवमेंट है और हम यूम आज़ादी पे ये अवाम को तोहफे के तौर पे पेश करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप 14 अगस्त में उसके जवाब में लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान उसके मौके पे एक बहुत बड़ा गीत तैयार कर रहा है, जो गीत जो आपकी फौज का पब्लिक रिलेशन का इदारा तैयार करता है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी पिछले दिनों आई थी, जिसपे किसी सहाफ़ी ने, किसी टीवी चैनल ने, किसी अखबार ने एक लफ्ज़ नहीं बोला या लिखा कि उस पे जो है वो एक गाने पे को पता नहीं $21 मिलियन की करप्शन हुई है। तो वो करप्शन का एक सिलसिला है जिसमें वो अपने जो पसंदीदा अशखास हैं, उनके रिश्ते नाते हैं, उनके अजीज़ व अकारब हैं, उनमें वो पैसे बांट के तो तासर ये दिया जा रहा है कि हम पब्लिक रिलेशन और अपना इमेज बेहतर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें लोग कहते हैं कि ये जी इंडिया जो है अपना यूम आज़ादी पे कार पेश करेगा, ये गीत पेश करेंगे। हालांकि गीतों में इंडिया इतना आगे है कि जाहिर है उसके बारे में पाकिस्तान अब सोचना भी पाकिस्तान ने छोड़ दिया कि हम भी कभी इस मैदान में थे तो हम भी कोई जो है वो कर सकते हैं। तो जहां आपकी हालत ये हो, ऊपर से आपके पॉलिटिशियन जो है वो मुर्गों की तरह लड़ रहे हों और उनको जो है वो बाकायदा रिंग मास्टर उनके जो या क्वार्टर मास्टर बैठे हों, जिनको अब उनको इतने सिधा दिया है उनको सीधी जुबान में कि अब उनको इशारा करने की भी जरूरत नहीं है, इशारे से पहले ही समझ जाते हैं कि जनाब सरकार की मर्जी क्या है और आइंदा 6 महीने बाद क्या होगी। तो इस हालत में आप इस पे अब बात करना, मैं समझता हूँ कि कोई ढंग की बात तो हो ही नहीं सकती। ये अब एक तमाशा लगा है, डुगडुगी बज रही है और उसमें अवाम को नचाया जा रहा है और अवाम नाचने के लिए तो क्या बल्कि एक दूसरे का खून निकालने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे माहौल में कहीं भी जो है वो अक्ल की या होशमंदी की आवाज़ जो है वो मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही। आखिर में वशाई साहब, इस सारे तजिए की रोशनी में ये बताइए कि पाकिस्तान के इकनॉमिक कोलैप्स या इकनॉमिक बैंकरप्सी की बातें तो होती हैं, शायद उससे पाकिस्तान निकल आए, लेकिन जो मेंटल और इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी हो चुकी है उससे पाकिस्तान कभी निकल सकता है? नहीं, उससे तो अब निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता जी, चूंकि वो एक नॉर्म बन गया है और उसको आप जो है ना वैल्यू समझ रहे हैं, कदर।
यानी ये जो आपका जवाल हुआ है अखलाकियात के मैदान में, हुआ वो पॉलिटिकली हुआ है या इकनॉमिक के मैदान में या अखलाकियात के अपने मैदान में, कि जहाँ पे कहीं भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में किसी भी उसूल की या ज़ाब्ते की या अखलाकी कदर की कोई अहमियत नहीं रही। और ये आए दिन हमारे सामने जो है वो इस तरह के वाक़यात वो हो रहे हैं। आज आप ये ट्वीट देखें कि किस तरह फॉर एग्जांपल तहरीक इंसाफ ये ट्वीट करती है कि पाकिस्तान में लोगों को किस तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है जब उनका अपना बंदा अरेस्ट हो। ये ह्यूमन राइट्स की कितनी बड़ी वायलेशन हो गई है और ये हम पे किस कदर जुल्म और तशद्दुद है, क्या ये किसी मुल्क में सोचा जा सकता है। और एन उसी वक्त जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे अभी जो है वो एक हफ्ते से वहाँ पे जुल्म और तशद्दुद की इंतहा की उन्होंने, लोगों को अरेस्ट किया, उनको ड्यू प्रोसेस के बगैर जेलों में रखा, उनको थानों में मुर्गों की तरह जो है 10-10 15-15 नौजवानों को एक एक तंग व तारीक कमरे में जो है वो बंद रखा। और बिलाखिर जो है और इसको अपनी वैल्यू बना के पेश करते रहे जब तक कि अवाम जो है वो सड़कों पे निकले और उन्होंने सारी जो है अपनी कुव्वत का इजहार किया, तो तब जाके तो उन्होंने इस प्रोसेस को रोका। तो जिन लोगों का अखलाकी मेयार ये हो कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत हमारी है तो हम यहाँ ताड़ जेल बना देंगे, हम हर आदमी को उठा के जो है वो अकूबत खाने में डाल देंगे, तो पंजाब में या सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है तो वहाँ पे जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो गई। और यानी ये झूठ और एक तरह की जो है वो डबल स्पीक की एक हद होती है ना जो क्रॉस हो गई। लिहाजा ये डैमेज जो है ये इरिपेयरेबल है, ये ठीक नहीं हो सकता, इरिपेयरेबल नहीं है किसी भी तरीके से। अलबत्ता जो है वो अगर इकनॉमिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू से मुमकिन है, कोई आपको लोन मिल जाता है, कहीं से मदद मिल जाती है, तो उसमें अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मिसगाइडेड किस्म की ओपिनियन है। उसकी वजह से आपके बुरे हालात मुलतवी हो रहे हैं। यानी जिस रियलिटी को आज आपको फेस करना चाहिए कि हम टोटल जो है वो बैंकरप्ट और कंगाल हैं और हमें स्क्रैच से एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ये है रियलिटी। तो इस रियलिटी को अगर आप बाईपास करें तो आप कहें कि नहीं हमें $8 बिलियन मिल गए तो सब मसले हल गए, इनमें से कोई मसला हल नहीं हुआ, बल्कि ये मसला जो है 5-6 महीने के लिए मुलतवी हुआ। आप ये बात लिख के रख लें कि 5-6 महीने बाद कोई और लीडर वहाँ बैठा होगा और आलमी इदारों के सामने हाथ जोड़ रहा होगा कि मुझे 2-3 बिलियन और चाहिए जी अगले बिल पे करने के लिए। और ये अनएंडिंग किस्म का सिलसिला है, जिसका दूसरा मतलब ये है कि इन हुक्मरान तबकात ने अपनी नाअकबत अंदेशियों की वजह से गुर्बत और ज़िल्लत, सिर्फ गुर्बत ही नहीं, गुर्बत और ज़िल्लत दोनों जो है ये पाकिस्तान के अवाम का मुकद्दर बना दिया है, जिसके बदलने के कोई आसार नहीं। बहुत शुक्रिया बशानी साहब। आप और मैं कनाडा में बैठ के आज के इंटरनेट के ज़माने में जब ख़बरें एक सेकंड में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचती हैं, उनके तनाज़र में पाकिस्तान, साउथ एशिया और बैनुल अक़वामी इशू पे तबसरे करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो ताज़ा पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उस पर आपने अपनी बेलाग किस्म की गुफ्तगू की। आज का थर्ड ओपिनियन व्यूअर्स हमीद बशानी साहब के साथ और मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐप्स एंड्रॉयड, एप्पल, अमेज़ॉन और रॉको पे भी आप डाउनलोड कीजिए। और आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहें तो नीचे चलने वाली पट्टी को देख के आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी यूट्यूब के चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का थर्ड ओपिनियन मेरे साथ और हमीद बशानी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.